जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखेंगे हम लोग लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव सेशन बुक आती है उसमें हम लोग पॉलिटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 देख चुके हैं। आज उसी कड़ी में यह तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संविधान की प्रस्तावना। देखिए, आप पढ़ाई जहाँ से कर रहे हैं कर लीजिए। पढ़ाई करने के बाद देखना चाहिए कि हमें ये टॉपिक कितना समझ में आया है। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये भी पता चलता है कि किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा के अब तक एग्जाम में पूछा गया है। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। आप चाहे पढ़ाई कितना भी कर लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका। मतलब कि जो संविधान बना उसका उद्देश्य क्या था, इसमें हम लोग देखेंगे। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा संविधान की यानी प्रस्तावना के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना से रिलेटेड दो केस काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। एक होता है 1960 में और दूसरा होता है 1973 में। दो केस काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला 1960 में और दूसरा होता है 1973 में। 1960 में जो केस होता है ये बेरूवाड़ी केस होता है। इसका नाम क्या होता है? बेरूवाड़ी वर्सेज यूनियनवाद। और दूसरा होता है 1973 में केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार के बीच, केरल राज्य सरकार के बीच। दोनों केस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब जो बेरूबाड़ी का केस होता है इसमें प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग नहीं माना जाता है, जबकि 1973 के केस में प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग मान लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग मानना नहीं मानना दोनों से क्या फर्क पड़ता है? जब किसी चीज़ को प्रस्तावना सॉरी किसी भी चीज़ को संविधान का जब अंग मान लेंगे तो उसमें संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। और जब वो संविधान का अंग नहीं होगा तो संसद के द्वारा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो जब 1960 के केस में इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया तो उस केस में संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता था। लेकिन 1973 के केस में जब इसे संविधान का मूल अंग माना गया तो आगे चल के 1976 में, 73 में इसको अंग मान लिया गया और 1976 में क्या होता है? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है? 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत क्या किया गया कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला जोड़ा गया समाजवादी। पहला कौन सा जोड़ा गया? समाजवादी। दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जोड़ा गया राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे देखते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, कितने 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। कौन कौन से? ये हो जाता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और तीसरा हो जाता है राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात कही गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5। और न्याय 3 प्रकार के। कौन कौन सी? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कौन कौन? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और 5वां हो जाता है उपासना की। तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो 5 प्रकार की और न्याय 3 प्रकार की। स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इतना देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या
आख्या प्रदान की गई है। किसको कहा गया है? तो ये प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, किससे होती है? हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? किसी भी राष्ट्र को गणतंत्र तभी कहा जाएगा जब वहाँ के शासक को जन्म से ना बने, वहाँ के शासक को लोगों के द्वारा चुन के बनाया जाता है। तो वहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है, नहीं चुना जाता है। भारत में भारत में क्या है? तो भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये होता है कि भारत देश का अपना कोई धर्म यानी राष्ट्रीय कोई धर्म नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपना अधिकार होगा कि अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है और राष्ट्र सभी के धर्म का क्या करेगा? आदर करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ? तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य किसी भी धर्म को अपनाएगा नहीं, ठीक है? राष्ट्र का अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को दो तरीक़े से पूछा गया। ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष को वंशानुगत रूप से ना हो। देखिए, जहाँ जैसे राजा का बेटा आगे चल के राजा बने उसको कहा जाएगा वंशवाद, यानी एक वंश का जो बच्चा पैदा लेगा अगले वंश में जो आएगा वही राजा बनेगा। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुना जाता है और फिक्स समय के लिए चुना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में होता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन यहाँ पे उसने 2 शब्द को पूछा है। एक हो जाएगा समाजवादी, एक हो गया धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द था राष्ट्र का अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ पे वंशानुगत शासन ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों के तीनों शब्द हैं, जबकि लोक कल्याण की बात प्रस्तावना में नहीं कही गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है कि कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ये राष्ट्र का परम धर्म होगा कि जो वर्ग कमजोर है उसके कल्याण और उसके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। इसी के तहत सरकार के द्वारा बहुत सी वेलफेयर योजनाएं क्या की जाती है? चलाई जाती है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष जो माने जो राज्य का अध्यक्ष होगा, जो सबसे बड़े पद पे होगा, उसका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री। यहाँ राज्य कहने से मतलब राज्य से नहीं, एक राष्ट्र से मतलब है। इसका मतलब क्या होता है? एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पहले सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। प्रस्तावना को कोशिश कीजिए कि पूरा कंठस्थ याद कर लीजिए। प्रस्तावना याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना लेंगे। जैसे प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है,
कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में हैं, कौन से शब्द नहीं हैं। ये सब सारे क्वेश्चन देखते देखते आप बना लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर। सेकुलर का अर्थ क्या होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। सेकुलर का मतलब ये होता है कि सभी नागरिक जो जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं उस धर्म को अपनाएं, उसके लिए उन्हें स्वतंत्रता रहेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसमें पूछा है कौन सही है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह 44वां नहीं, ये गलत हो जाएगा, 42वां हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। या मूल प्रस्तावना में, जब मूल प्रस्तावना में होता तो संशोधन करके जोड़ना ही नहीं पड़ता। तो 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। इससे क्या अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, क्योंकि भारत के जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि थे वो गए थे, इसलिए क्या होता है कि हम भारत के लोग यानी हमारे द्वारा क्या किया जाता है, संविधान को अपनाया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। समाजवाद का अर्थ होता है, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा था राष्ट्र की अखंडता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, किससे होती है, हम भारत के लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। इस पर किसका नहीं झलकता है, तो चीन की क्रांति 1912, चीन की क्रांति का इस पे असर नहीं दिखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि चीन उस समय भी आज़ाद ही नहीं हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, भारत क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। इसे देख सकते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना का मतलब जैसे किसी बुक का विषय सूची होता है, वैसे प्रस्तावना हो जाता है। प्रस्तावना में क्या है कि पूरे बुक का निचोड़ यानी पूरे संविधान का निचोड़ कहाँ रखा गया है, प्रस्तावना में रखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जबकि गुट निरपेक्ष शब्द को इसमें नहीं जोड़ा गया। 42 का क्या, सॉरी 26 का क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में 1950 में नहीं, एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में 42वां संविधान के द्वारा। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल सही। यहाँ 85 ये भी नहीं होगा कि अंग नहीं है, ये भी गलत है। इसका क्या हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। ये लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया, ताकि हर फिक्स समय के बाद अपने सत्ता तंत्र का जो राजा होगा या जो मुखिया होगा उसे क्या किया जाए, उसे बदला जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है।
किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसे किया गया है राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक राजतंत्र, यानी तीनों की तरफ से क्या किया गया? अपनाया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार की न्याय की बात भी कहा गया है। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो पहला ये हम भारत के लोग यानी जनता में, क्योंकि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है और उन्हीं के द्वारा एक फिक्स समय अंतराल, यानी भारत में वो समय है 5 वर्ष का, बाद क्या किया जाता है? फिर से चुनाव होता है और सरकार बदलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे किया गया? तो ये प्रस्तावना में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई। कहाँ पे किया गया? तो ये मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल्य कर्तव्यों में। प्रस्तावना में जो भी आदर्श है वो हमें इनकी झलक कहाँ मिलती है, उनको कहाँ पूरा किया जाएगा? तो जो आपका मौलिक अधिकार दिया जाएगा, उसके बाद आपके जो मौलिक कर्तव्य होंगे और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे। जो राज्य अपनी योग्यता और अपनी देखेगा कि उसके पास कितने संसाधन हैं, उस हिसाब से अपने राज्य के लोगों की आवश्यकताओं को क्या करता है? पूर्ति करता है। क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसमें राज्य के लोगों को देख के बनाया जाता है, ताकि उनका कैसे अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके और उससे अधिक लोगों को क्या किया जाता है? लाभान्वित किया जा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? कहाँ शामिल किया गया? तो इसे प्रस्तावना में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसमें पूछा है क्या स्पष्ट नहीं होता है। संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान का स्रोत पता चलता है, शासन के ध्येयों का विवरण मिलता है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करने की तिथि, लेकिन संविधान कब लागू हो रहा है वो डेट पता नहीं चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्योंकि उसमें लास्ट में लिखा है कि हम आज 26 नवंबर को क्या करते हैं? इसे अपनाते हैं, पर ये लागू कब से होता है ये प्रस्तावना पढ़ने से क्लियर नहीं होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? इसमें किसको नहीं उद्घोषित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होता है, 3 तरह का न्याय, ये 5 प्रकार के क्या हो जाता है? स्वतंत्रता की बात करता है और प्रतिष्ठा और अवसर की क्या होती है? समता की बात होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें हमारे देश का नाम क्या आता है? इंडिया अथवा भारत, इंडिया अथवा भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं, टोटल इसमें 50+ क्वेश्चन है। आज हम लोग देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी है, तो रिपीट से नहीं सोचना है, देखना है कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो संविधान को किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित हो जाएगी? तो भारत की जनता में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सरकार चुना जाता है और बदला जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, यानी कब अंगीकृत किया गया या कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अपनाया गया, पर कब लागू होता है ये प्रस्तावना से पता नहीं चलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया? पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? कब अंगीकृत किया गया यानी कब अपनाया गया? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ये भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को लागू किया गया?
तो 26 जनवरी 1950। इसको कब लागू किया गया? अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2004, 5 और 6 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? जब संविधान लागू हो गया तब से क्या हुआ? भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्रांत्रिक और गणराज्य बना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तभी तक सिर्फ एक बार, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। कितनी बार? इसका आंसर हो जाएगा एक बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की न्याय हो गई, और विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता की बात 2 प्रकार की, कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की, करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक कितना होता है? 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये पूरा प्रस्तावना, इसको याद कर लीजिए कंठस्थ। तो बहुत तरह के क्वेश्चन, माने जो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 80% यहीं से पकड़ में आ जाता है, और 20% क्वेश्चन प्रस्तावना से कहीं पूछा जाता है तो उसके संशोधन से और कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? कौन सी, किसकी वादा नहीं करती है? तो सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय, ये तीनों तरह की बात करती है, जबकि पूजा की समानता नहीं। क्या है? देखिए ऑप्शन से पता चल जाता है, पूजा की समानता, इसके बारे में जो प्रस्तावना है कुछ नहीं कहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, मतलब अंगीकृत करना यानी अपनाना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से नहीं थे? तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये तीनों नहीं थे, क्योंकि इनको 1976 में क्या किया गया है? संविधान संशोधन करके 42वां इसको जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसे बार बार बता रहा हूँ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में क्या किया गया? जोड़ा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें? ये प्रस्तावना में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये प्रजातंत्र कहलाता है, कि प्रजा सबको मत देने का अधिकार देता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने क्या करने, अपने राजा को या अपने राष्ट्र प्रधान को चुनने का मौका देता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो हो जाएगी फ्रांस की क्रांति से क्या है? अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी कहाँ किया गया है? इसको किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो न्याय, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की समान स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 तरह की भ्रातृत्व। भारत का जो संविधान है उसके प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 भ्रातृत्व क्या है उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 5, 2, 1। ये हो जाएगा 3, 5, 2, 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा? यह लागू नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? किसके द्वारा वर्णित किया गया? ये किया गया है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रस्तावना से रिलेटेड। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रस्तावना से रिलेटेड 59 क्वेश्चन देखे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये 59 क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर प्रस्तावना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं। अगला चैप्टर होगा संविधान से रिलेटेड चौथा चैप्टर, जिसका नाम है संविधान की विशेषता। क्या हो जाएगा? संविधान की विशेषता। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।